नमस्कार। तो जेन जेड अभी चर्चाओं में इस जनरेशन की वजह से कहा जाता है। हालांकि हम इस तरीके के आंदोलन के ना तो समर्थक है और ना हम ये मान के चलते कि यह जनरेशन जेड का आंदोलन। अभी तो हम इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र की बात करते हैं। बहरहाल, अगर आप सारे आंदोलनों के पैटर्न को देखें, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण एशिया में अभी नया नेपाल, और अगर इससे पहले अगर आप और भी अन्य देशों में देखेंगे तो इस तरीके के जो आंदोलन है वो कहीं और से गाइडेड और कहीं और से प्रायोजित हो रहे हैं। इन आंदोलनों की कोई दिशा दशा नहीं है, क्योंकि इन आंदोलन के नेताओं की लीड करने वाला एक तो कोई है नहीं। दूसरा, जो कुछ जिनके नाम ओपन नहीं है या जो उतने व्यापक रूप से स्वीकार नहीं है, उनकी भी बात करें तो उनके लिए उनके पास भी कोई प्लान है। बहरहाल, हम इन सब मुद्दों पर फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि इन तरीके के आंदोलनों की वजह से जो इकोनॉमी, चाहे वो उस देश की, चाहे पूरे वर्ल्ड की, वह किस तरीके से अ, एक प्रकार से परेशानी में आ जाती है और किस तरीके से एक बसपेश में आ जाती है। यह अ, उस जनरेशन को भी सोचना पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू उनकी अर्थव्यवस्था और उनके उत्थान पर भी उतने ही तरीके से काम करते हैं जितने देश के व्यापारियों या अन्य किसी दफ्तर का करते हैं। नेपाल की ही बात करें और नेपाल की टोटल जीडीपी की बात करें तो ये लगभग 53.81 अरब डॉलर के आसपास की इकोनॉमी बैठती है। भारत से अगर निर्यात की बात करें तो यह 6.95 अरब US डॉलर का है। इसके अलावा भारत आयात में भी बहुत बढ़ोतरी की है। लगभग 158% की बढ़ोतरी भारत ने कुछ सालों में नेपाल के साथ की है। नेपाल का जो भौगोलिक दृश्य है या भौगोलिक उपस्थिति है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसकी वजह से भी वह दक्षिण एशिया का एक अहम केंद्र बनकर उभरता पहुंचा है। राजनीतिक रूप से हो, रणनीतिक रूप से हो, या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत चीन की सामरिक जो द्वंद्व है उसके बीच में तो कहीं ना कहीं नेपाल आता ही है। इसमें अमेरिका भी अपनी तरीके से रुचि लेता रहा है और दक्षिण एशिया में चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए नेपाल में अपनी अ, एक रणनीति हमेशा बनाता रहा है। जेड जनरेशन जेड का जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं उस ओर भी इशारा कर रहा है जो विश्व की बड़ी हमारी बिरादरी यानी पत्रकार बिरादरी के लोग कह रहे हैं। नेपाल भले ही छोटा देश, विकासशील देश है, मगर उसकी जल विद्युत क्षमता, पर्यटन उद्योग और ट्रांजिट रूट्स ने उसे आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में ला कर दिया। नेपाल के नदियों में इतनी जल विद्युत क्षमता है कि वह न सिर्फ अपने देश की जरूरतों को पूरा कर सकती है, अपितु बांग्लादेश, भारत जैसे पड़ोसी देशों में बिजली का बड़ा निर्यात कर सकती है। इसीलिए भारत की कई कंपनियां नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही हैं। वहीं चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंपनी, जो कि एक बड़ा नाम है, वह नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहा है। इसके अलावा भी
भारत और चाइना अलग अलग तरीके से नेपाल में निवेश कर रहे हैं। बीच के कुछ सालों में भारत से नेपाल के कुछ संबंध बिगड़े, जिसमें ओली की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो अभी पद से हटाए गए हैं, जिन्हें छोड़ना पड़ा है अपना पद। वो चाइना पर और चीन के दूत में अब नेपाल में जाकर बैठ गए थे और उनके एक बड़े सहयोगी के रूप में वह नेपाल में काम। भारत के लिए नेपाल सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों वाला पड़ोसी नहीं, बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। भारत नेपाल के रास्ते चीन की गतिविधियों पर नजर रखता है। नेपाल के साथ खुली सीमा होने के कारण व्यापार, रोजगार और निवेश दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं। नेपाल भारत से पेट्रोलियम, खाद्यान्न और दवाइयों पर निर्भर है। भारत नेपाल से बिजली और खनिज उत्पाद खरीदता है। नेपाल से लाखों मजदूर भारत में काम करते हैं, जिनका पैसा नेपाल की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। तो इन सारे पहलुओं को अगर देखा जाए, नेपाल को आज सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए संतुलन को साधना पड़ेगा, मगर ये सारा कुछ तब होगा जब वहां पर एक स्थिर सरकार, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सुरक्षा, चीन का आर्थिक दबाव और भारत की उसे संयमित रखने की प्राथमिकताएं, सबके बीच नेपाल अपनी नीति किस तरीके से बना पाता है, यह आने वाला समय में भारत की चिंता है। यदि नेपाल चीन या अन्य देशों के आर्थिक दबाव पर ज्यादा झुकता है, तो वह सीधे भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करेगा। इसी वजह से भारत नेपाल में हाइड्रो पावर, सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और अपना निवेश वहां बढ़ा रहा है। नेपाल की सुरक्षा उसकी केवल आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि भारत की भी आर्थिक और सामरिक सुरक्षा से यह जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में नेपाल और भारत के बीच आर्थिक संतुलन साधते हुए अपनी सुरक्षित और समृद्ध राय तय करनी होगी, जिसे उसे इस समय की कठोर समय में, नाजुक समय में बड़े ही संभल कर नेपाल को निकलना होगा। भारत के लिए भी यह गहन चिंता का विषय है, क्योंकि वर्तमान में बहुत से आर्थिक हित भारत के नेपाल से भी लगे हुए, बड़े मात्रा में टेक्सटाइल भी नेपाल जाने लगा है। भारत के चांदनी चौक के बड़े व्यापारियों के, जो टेक्सटाइल के व्यापारी का बड़े ऑर्डर इस आंदोलन की वजह से रुक गए हैं। जो ऑर्डर गए हैं उनकी पेमेंट मिलेंगे वो कम हुए, कसम और व्यापारी कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल तरीके का जो निर्माण हमने नेपाल के लिए किया है, वो भारत में खप नहीं पाएगा, और अगर वहाँ आंदोलन जारी रहता है भारत और उन्हें करोड़ों का नुकसान होगा। इस दिशा में भारत को भी वहाँ पे सक्रियता से काम करना पड़ेगा, ताकि वहाँ आर्थिक स्थिरता आ सके और भारत के आर्थिक और सामरिक सुरक्षा कर सके। पता करता हूँ बुलंदाबाज को छूना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जय। नमस्कार।